Hello guys, welcome to our YouTube channel The Civil Banda. My name is Ashwani and I am from IIC Bangalore. तो आज हम PMC के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि ESC 2021 में पूछे गए थे। तो सबसे पहले असर्शन रीजन से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर हम थोड़े ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन दिया है, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है हमारा। इसमें पूछा है कि इसमें पूछा है कि द थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एज पर जेल स्पेस रेशियो इज़ लेस देन एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। देखो, जो हम थ्योरी बनाते हैं, थ्योरी से हम स्ट्रेंथ निकालते हैं, ये एक मैं जनरल बात बता रहा हूँ, कुछ एक्सेप्शन हो वो एक अलग बात है। जो हम थ्योरी से जब हम कोई स्ट्रेंथ का कोई फॉर्मूला डेवलप करते हैं तो उसके अंदर हम यूज़ करते हैं एजम्पशन, और जब हम एजम्पशन यूज़ करते हैं तो उसके अंदर से हम फ्लॉज हटा देते हैं कि इसके अंदर ये चीज़ हो सकती थी। जैसे होमोजीनियस मान लेते हैं, ठीक है, होमोजीनियस मानने से पूरा होमोजीनियस हो गया तो उसकी स्ट्रेंथ उसकी थोड़ी ज़्यादा आई। लेकिन एक्चुअल कंडीशन में क्या होता है, होमोजीनियस नहीं होता, उसके अंदर डिफेक्ट्स होते हैं। जैसे कंक्रीट की बात करें तो जो जेल स्पेस रेशो की जो थ्योरी है ये क्या कहती है, ये जेल स्पेस रेशो की थ्योरी ये कहती है कि जो स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की ये डिपेंड करती है जेल और स्पेस के रेशो पे। मतलब कि जो हमारा कंक्रीट होता है, जो हमारा सीमेंट होता है, जब हाइड्रेटेड प्रोडक्ट आते हैं उसके, तो जो हाइड्रेटेड प्रोडक्ट का रेशो टोटल प्रोडक्ट से, मतलब हाइड्रेटेड प्रोडक्ट प्लस कैपिलरी वॉइड्स, ठीक है, इसके साथ जो रेशो है, मतलब हाइड्रेटेड प्रोडक्ट हमारे पास ज़्यादा होंगे जिसकी वजह से स्ट्रेंथ हमारे पास जनरेट होती है, जैसे C3S C2S, तो स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ जेल स्पेस रेशो आ जाता है। फिर हम करते हैं 240 इंटू एक्स क्यूब, ये जेल स्पेस रेशो से करते हैं और इससे हमारे पास आ जाती है स्ट्रेंथ, जो कि एक्चुअली में हमने ज़्यादा प्रेडिक्ट की, क्योंकि हमने कंक्रीट के अंदर कॉम्पैक्शन हमने छोड़ दिया, बहुत सारी और चीज़ें छोड़ दी, वाटर सीमेंट रेशो छोड़ दिया, ठीक है, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ कम हो सकती थी। ये हमने मैक्सिमम स्ट्रेंथ निकाली है। ठीक है, इसका मतलब थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ हमारी कंक्रीट की ज़्यादा होगी जेल स्पेस रेशो थ्योरी से इन कंपैरिजन टू एक्चुअल स्ट्रेंथ। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत, हो गया आंसर डी। जैसे कि हमने एक्सप्लेन किया, इन जेल स्पेस रेशो थ्योरी इट हैज़ बीन एज्यूम दैट द कंक्रीट इज परफेक्टली होमोजीनियस फ्लोलेस। हमने इसको परफेक्ट माना था तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा ही आनी थी, ऑब्वियस है था ये। तो अब चलते हैं पीछे क्वेश्चन में, 73 क्वेश्चन से है। ठीक है, क्वेश्चन है सीजनिंग ऑफ वुड से फ़ायदा क्या है। पहला, रेड्यूस द श्रिंकेज एंड वार्पिंग आफ्टर प्लेसमेंट इन स्ट्रक्चर। देखो, सीजनिंग मतलब जो हमारे पास वुड है उसके अंदर से पानी को ड्राई करना, पानी को हटा देना, क्योंकि जब पानी हमारी हमारी तरह से नहीं ड्राई होगा, मतलब जब हमें नहीं चाहिए कि वो ड्राई हो तब ड्राई होगा, तो उसमें आएगी श्रिंकेज, मतलब पानी उड़ेगा तो ये होगा श्रिंक, और श्रिंक होगा और जहाँ पे भी स्ट्रक्चर में लगा हुआ है तो वहाँ पे क्रैक्स आ सकते हैं, दिक्कतें हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, अपने हिसाब से पहले ही उसको ड्राई कर देते हैं ताकि वो स्ट्रक्चर में ड्राई ना हो। तो रेड्यूस द श्रिंकेज एंड वार्पिंग आफ्टर द प्लेसमेंट इन द स्ट्रक्चर, ये इसको हम रेड्यूस कर देते हैं। ठीक है, दूसरा, इंक्रीज इट टेंडेंसी टू स्प्लिट एंड डिके। पहली बात, इस स्टेटमेंट को पता हो नहीं पता हो, अगर हम देखा जाए कि ये पूछा है कि अच्छा, फॉलोइंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द, ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब एक तरह से एडवांटेज पूछ रहा है वो। ठीक है, तो स्प्लिट हो जाएगा, डीके हो जाएगा, कोई एडवांटेज नहीं है। बाकी इस क्वेश्चन को पढ़ें तो इंक्रीज इट्स टेंडेंसी टू स्प्लिट एंड डिके, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हाँ, सीजनिंग करते हैं तो उस केस में स्प्लिट हो सकती है वुड, ठीक है, लेकिन डिके तो नहीं होगी। लेकिन ओवरऑल हम देखा जाए वो ऑब्जेक्ट्स पूछ रहा है, तो मतलब ये चीज़ नहीं होगी इसके अंदर। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। डिक्रीज वर्केबिलिटी, वर्केबिलिटी मतलब उसको स्ट्रक्चर में यूज़ करने का जो हमारा प्रोसेस है उसको आसान बनाना, ये है वर्केबिलिटी। जैसे अगर हमने उसके अंदर से पानी रेड्यूस कर दिया, ठीक है, तो उसका जो वेट होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो वेट कम हो जाएगा तो उसको ईजिली ले जा सकते हैं हम, तो इसका मतलब वर्केबिलिटी बढ़ रही है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया, तो मतलब ये तीसरा भी गलत है। चौथा, रेड्यूस इट्स वेट्स, जो कि मैंने अभी किया कि हाँ ये रेड्यूस करता है, तो पहला और चौथा ऑप्शन है, तो इसका आंसर आया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डनेस ऑफ एग्रीगेट इज टेस्टेड बाई। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका हमें पता है एब्रेशन टेस्ट से हम क्या कहते हैं इसको पता करते हैं। कैसे, हम
कंक्रीट लेते हैं, वो एग्रीगेट लेते हैं, उसके अंदर बोल्स डाल देते हैं स्टील की, फिर उसको घुमा देते हैं, तो जितना वो ब्रेक हो रहा है रगड़ के एक दूसरे से, फ्रिक्शन से, ठीक है, तो उससे हम देख लेते हैं, एब्रेशन वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, तो एब्रेशन टेस्ट है इसका आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट टू माइल्ड स्टील? इट हैज़ हाई कार्बन कंटेंट, ठीक है, कार्बन कंटेंट इसका कम होता है, ठीक है। इट इज़ टफर देन हार्ड स्टील, ठीक है, ये इट इज़ टफर देन हार्ड स्टील। हार्ड स्टील मतलब कि जिसके अंदर कार्बन कंटेंट बढ़ा दिया, और जब हम कार्बन कंटेंट बढ़ा देते हैं तो वो इस तरह से ब्रेक होता है। और माइल्ड स्टील जो होता है उसका होता है ये। टफनेस की हम बात करें कि टफनेस होता क्या है, टफनेस ये होता है कि सिंपल अगर हम देखें तो जो स्ट्रेस और स्ट्रेन होता है, इसके नीचे का जो एरिया होता है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो इसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ टफनेस, और उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं स्पेसिमेन के, तो हमारे पास आ जाती है टफनेस। तो अगर देखा जाए, ये है हार्ड स्टील और ये है माइल्ड स्टील, तो देखा जाए तो इनमें से इसके नीचे का एरिया ज़्यादा है, और उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टफनेस ज़्यादा निकल के आएगी, तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सिलिकेट ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम इज़ फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल? तो देखो, ये तो हमारे पास फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, जिसका आपको आंसर पता होगा तो ही आपको पता होगा, नहीं तो आप इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इतना कर सकते थे कि कैल्साइट हमें पता है कैल्शियम का है, ठीक है, इसके अंदर कुछ सिलिकेट आयरन नहीं होता, तो ये तो पहले से ही ओवर आउट। अब इसमें तुक्का लगाना है तो इसमें तुक्का लगा सकते थे आप, बाकी मैं बता देता हूँ कि इसका आंसर है गार्नेट, ठीक है। ये जो है सिलिकेट्स ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम है, ठीक है। सरपेंटाइन सरपेंटाइन की बात करेंगे तो ये भी सिलिकेट है, लेकिन ये मैग्नीशिया का है, और जबकि ओलिवाइन जो है ये आयरन और मैग्नीशिया का सिलिकेट है। तो ये तो एक फैक्ट बेस्ड था क्वेश्चन, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज द ड्रॉबैक ऑफ इलेक्ट्रिकल सीजनिंग ऑफ द टिम्बर। इलेक्ट्रिकल सीजनिंग करने से क्या, देखो बहुत इफेक्टिव मेथड है ये, और इसके अंदर हम बहुत तेज़ी से टिम्बर को ड्राई कर सकते हैं। अब तेज़ी से टिम्बर को ड्राई करेंगे तो इसका कुछ फॉल्ट तो आएगा, जितना तेज़ी से हम उसको ड्राई करेंगे उतने उसके अंदर उसकी जो वुड के सेल्स हैं उनको अलग होने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं चेक्स और स्प्लिटिंग में, ठीक है। तो इसका आंसर स्प्लिटिंग होगा, क्यों? क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल सीजनिंग की बात कर रहे हैं, इसके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा रखते हैं, तो स्प्लिट हो सकती है। स्प्लिट और चेक में थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ। जैसे कि आपने कभी सरकारी स्कूल में गए हो तो वहाँ पे डेस्क होती है, तो डेस्क इस तरह से होती हैं, और आप देखोगे उसमें इस तरह से फट्टी जो होती है अलग हुई होती है, ठीक है, इसको कहते हैं हम स्प्लिटिंग, ठीक है। चेक्स आप देखेंगे कि कहीं पे आपने लकड़ी के लॉग्स देखे होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से ऐसे करके होगा उसके अंदर, इसे कहते हैं चेक। चेक में लकड़ी बिल्कुल अलग नहीं होती, ठीक है, थोड़ी सी अलग दिखती है, लेकिन स्प्लिटिंग में बिल्कुल दो अलग हो जाते हैं, सेल्स अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है स्प्लिटिंग, कि इसके अंदर इतना ज़्यादा पोटेंशियल होता है और करंट फ्लो करता है कि पानी इतनी तेज़ी से उड़ता है कि वो उसको अलग कर देता है वुड को, ठीक है। चेक्स में क्या होता है, चेक्स में ये होता है कि हम जब पानी को ड्राई कर रहे हैं, ठीक है, तो जब हम ड्राई कर रहे हैं इसको, जब अनइवन ड्राई होगा, ये मतलब कि बाहर से तेज़ी से ड्राई हो रहा है, अंदर से कम तेज़ी से ड्राई हो रहा है, तो कहीं पे श्रिंकेज ज़्यादा होगी, कहीं पे कम होगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्रैक डेवलप हो जाएंगे, तो इसका आंसर बी होगा। बाकी काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑब्टेन्ड ऑफ डिस्टिलिंग टार। देखो ये एक पॉइंट है जो कि इसके साथ क्रियोसोट का आंसर, इसका आंसर है क्रियोसोट, मतलब जहाँ पे डिस्टिलिंग टार आ गया, ठीक है, और हम वुड के प्रिजर्वेटिव के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्रियोसोट है, ठीक है, ये याद करने वाली चीज़ थी। बाकी सोलिग्नम हम यूज़ करते हैं वाइट ऑन्ट के लिए, कोल तार हम यूज़ करते हैं किस लिए, फायर रेजिस्टेंस के लिए ही यूज़ करते हैं, लेकिन डिस्टिलिंग टार करके हम क्रियोसोट बनाते हैं, ठीक है, वैक्स पॉलिश भी, ठीक है, तो ए आंसर है इसका। नेक्स्ट इज पोजोलोना। तो ये पोजोलोना की तो डेफिनेशन ही यही होती है, इट इज़ अ सिलीसियस मटेरियल दैट डू नॉट कंटेन एनी सीमेंटियस प्रॉपर्टी, बट व्हेन इट रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इट बिहेव्स एज अ सीमेंटियस प्रोडक्ट, ठीक है, तो इसकी तो डेफिनेशन यही है, तो इसका आंसर है सिलीसियस मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द बेटर केमिकल रेजिस्टेंस प्रोपोर्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन सीमेंट क्लिंकर शैल बी इंक्रीज्ड। अगर हमें केमिकल रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो हमें किसको बढ़ाना पड़ेगा, C3A, C2S, C3S या C4AF। C4AF को तो वैसे हटा दो,
ये तो किसी काम ही नहीं आता, न फ़ायदे के न नुकसान के। ठीक है, अब बात करते हैं कि केमिकल रेजिस्टेंस बढ़ाना है हमें। तो देखो, केमिकल रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए इसका आंसर होगा C2S। कैसे? केमिकल रेजिस्टेंस क्या होता है कि जो हमारे पास सल्फ़र होता है, ये एक केमिकल होता है जो कि अटैक करता है। ठीक है, अटैक मतलब कि ये अटैक करके क्या करते हैं, ओवरऑल प्रोसेस ये होता है कि सीमेंट के जो प्रोडक्ट होता है उसको बढ़ा देते हैं, उसका वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से अनसाउंडनेस आ जाती है और जिसकी वजह से क्रैक हो सकता है सीमेंट। तो क्या होता है, ये सल्फ़र है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट बनाता है। ठीक है, और फिर वो जाके C3A से रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है C3A से, जब ये सल्फ़र का प्रोडक्ट कैल्शियम सल्फेट रिएक्ट करता है तो एक प्रोडक्ट बनता है जिसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। अब अगर हम क्या करें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही हटा दें, तो ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से सल्फ़र रिएक्ट करेगा और ना ही इसका प्रोडक्ट जाके C3A से रिएक्ट करेगा। तो मतलब हमें अगर जो सल्फ़र की रेजिस्टेंस बढ़ानी है या फिर दूसरे केमिकल की रेजिस्टेंस बढ़ानी है, तो हम क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कम करेंगे। और जो रिएक्शन होती है C3S की और C2S की, C2S जब बनता है तो इससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बहुत कम बनता है इन कंपैरिजन टू C3S। C3S भी बनता है तब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, C2S बनता है तब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, लेकिन जब हम C2S यूज़ करते हैं, जब C2S बनता है तो उस केस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कम बनता है। कम बनेगा तो सल्फ़र से कम रिएक्ट करेगा, और सल्फ़र से कम रिएक्ट करेगा तो C3A से कम रिएक्ट करेगा, जिसकी वजह से फाइनल प्रोडक्ट का जो वॉल्यूम होगा नहीं बढ़ेगा, तो मतलब केमिकल रेजिस्ट हो जाएगा हमारा सीमेंट। तो इसका आंसर होगा C2S, मतलब डाई कैल्शियम सिलिकेट। नेक्स्ट, फिनिशिंग कोट इन एक्सरे रूम वॉल इज़ डन प्रेफरेबली विद। देखो, ये भी फिर से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ गया। अगर आपको इसका आंसर पता है तो पता है, बाकी हम थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हैं इसके अंदर। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस तो एक जैसी चीज़ हो गई। ठीक है, एक हो गया CaSO4.2H2O जिप्सम, और ये हो गया CaSO4.12H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखो, दोनों ऑप्शन एक जैसे से हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते एक्सरे में। वैसे मैं कोई लॉजिक नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन हाँ ऐसे सोच सकते हैं इसको। ठीक है, तो मैं इन दोनों में से कुछ लगा देता। सीमेंट प्लास्टर नॉर्मल सी चीज़ है, बाकी अभी आंसर मुझे पता है तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। इसका आंसर है बेरियम प्लास्टर। द मोस्ट सुटेबल टाइप ऑफ सीमेंट फॉर मास कंक्रीटिंग वर्क इज़। इसको हम दो तरह से समझेंगे। ठीक है, पहला एक ऐसे ही रैंडम तरीका, पहला ये कि हम मास कंक्रीटिंग के अंदर कौन सा सीमेंट यूज़ करें। मास कंक्रीटिंग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कंक्रीट, ज़्यादा कंक्रीट मतलब ज़्यादा सीमेंट, ज़्यादा सीमेंट तो ज़्यादा हाइड्रेशन हीट, ज़्यादा हाइड्रेशन हीट तो पानी उड़ा, ये बना पोरस। तो मतलब जितनी हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा उतना ज़्यादा पानी उड़ेगा, उतने ज़्यादा पोर्स बनेंगे, उतने ज़्यादा पोर्स बनेंगे तो जो हमारा कंक्रीट होगा, जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उतना वीक होगा। तो हमें हीट ऑफ हाइड्रेशन कम रखनी है तो लो हीट होगा। एक तो तरीका है ये समझने का। दूसरा तरीका इसको ये समझो कि जो हमारे पास मास कंक्रीटिंग होती है, मास कंक्रीटिंग मतलब बहुत सारे कंक्रीटिंग की ज़रूरत पड़ रही है, मतलब स्ट्रक्चर है बहुत बड़ा, और स्ट्रक्चर है बहुत बड़ा तो बहुत टाइम में वो बन के तैयार होगा। अब अगर जो बन के ही बहुत दिनों में तैयार होने वाला है तो यूज़ भी बहुत दिनों बाद होगा। अब वो यूज़ ही इतने दिनों बाद होना है तो उसकी अर्ली स्ट्रेंथ की हमें क्या ज़रूरत है। मान लो हमने उसको अभी कंस्ट्रक्ट किया, तो अभी इसके ऊपर लोडिंग जब नहीं होनी तो हमें क्यों इसकी अभी स्ट्रेंथ चाहिए। जैसे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट अगर जो हमने यूज़ कर लिया तो अभी हमने बनाया 3 दिन में इसकी स्ट्रेंथ पूरी फुल, लेकिन हमें करना क्या है इसका, जल्दी स्ट्रेंथ करके। उल्टा जल्दी स्ट्रेंथ करेंगे तो हीट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ेगी, ये बनेगा पोरस। ठीक है, हमारा पर्पस सोल्व नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, लो हीट सीमेंट करेंगे, बनाते रहेंगे आराम से, आगे कंस्ट्रक्ट होता रहेगा धीरे 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 धीरे। ये अपना एक आधे साल में अपनी स्ट्रेंथ गेन कर लेगा, उसके बाद ही इसको वैसे भी वर्किंग में आना है। ठीक है, तो हम क्यों इसके अंदर फालतू पैसा लगाएं, इसके अंदर हम लगाएंगे लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। नेक्स्ट, इसके अंदर दो की पॉइंट्स हैं, पहला नॉन डिस्ट्रक्टिव और दूसरा है फ्रेश कॉन्क्रीट। ठीक, नॉन डिस्ट्रक्टिव के हिसाब से आप समझ जाएंगे अल्ट्रासोनिक टेस्ट हो सकता है। ठीक है, और हमारे पास हैमर टेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर पेनिट्रेशन टेस्ट नॉन डिस्ट्रक्टिव नहीं हो सकता। ठीक है, कोर टेस्ट भी नॉन डिस्ट्रक्टिव नहीं हो सकता। अब बात करें फ्रेश कंक्रीट की। देखो, फ्रेश कंक्रीट में आप हैमर नहीं बजा सकते। ठीक है, तो फ्रेश कंक्रीट में आपने हैमर बजा दिया तो वो एक तरह से डिस्ट्रक्टिव ही हो जाएगा, तो इसका आंसर लॉजिकली अल्ट्रासोनिक टेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन अ कॉन्क्रीट मिक्स फॉर गिवन सीमेंट कंटेंट एंड वर्केबिलिटी हायर प्रोपोर्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट विल बी रिक्वायर्ड। देखो, हमें जो फाइन एग्रीगेट की ज़रूरत पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। अब लॉजिक ये कहता है कि फाइन एग्रीगेट हम तब यूज़ करेंगे
फाइन एग्रीगेट का यूज़ करने का ही मतलब ये है कि हमारे पास जो वॉइड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, उनको फिल करने के लिए हम फाइन एग्रीगेट यूज़ करते हैं। अब उसने बोला कि जो फाइन एग्रीगेट है हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब वॉइड्स भी हमारे पास बहुत ज़्यादा है। और वॉइड्स कब ज़्यादा होते हैं? जब हमारे पास जो एग्रीगेट हो, मैक्सिमम साइज़ ऑफ एग्रीगेट हो, उसका साइज़ बड़ा बड़ा ना हो के छोटा छोटा हो। अगर उसका साइज़ छोटा छोटा होगा तो उसके बीच में जो वॉइड्स होंगे वो ज़्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू जब साइज़ बड़ा होगा। तो इसका मतलब होगा मैक्सिमम साइज़ ऑफ एग्रीगेट इज़ स्मॉल। ठीक है, शायद हमने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं बीएमसी के। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।